Hi friends, welcome to Low Shine, and in this video we will be discussing about chapter 9 and that deals with the maintenance of wife, children and parents. As the heading of this chapter suggests कि इसमें जो मेंटेनेंस है वो वाइफ भी ले सकती हैं, चिल्ड्रन भी ले सकता है और पेरेंट्स भी ले सकता है। तो बेसिकली ये पूरी जो डिपेंडेंट है फैमिली में, जो डिपेंडेंट्स हो सकते हैं, पॉसिबली पेरेंट्स हो सकते हैं, चिल्ड्रन हो सकती हैं, वाइफ्स हो सकती हैं, तो उनके लिए ये एक अच्छा सेक्शन है, सेक्शन 125। एंड वैसे एग्ज़ाम के लिहाज से भी इट इज़ गुड फॉर मेंस एज वेल एज फॉर प्री। तो इसमें चैप्टर 9 में क्या दिया गया है कि ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस कब कब हो सकता है और पर्सन कौन कौन इसमें क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस को, तो ये 125 में दिया गया है। If any person having sufficient means neglects or refuses to maintain, सबसे पहली चीज तो यही दी हुई है कि जो पर्सन देगा या जो कर सकता है किसी के लिए, मेंटेन कर सकता है, वो अच्छा कमाता है, अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस है, अच्छा सब कुछ है, और वो नहीं कर रहा है, किसका? वाइफ का। अगर वाइफ अनेबल टू मेंटेन है, वाइफ का नहीं कर रहा है, और वाइफ में भी एक कंडीशन हो गई कि वो खुद भी अपना नहीं कर पा रही है, मींस शी इज डिपेंडेंट ऑन द हेल्प ऑफ द अदर्स। हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, वेदर मैरिड और नॉट, अगेन ए कंडीशन, अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ। बच्चा लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, लेजिटिमेसी की एक सेपरेट वीडियो हम बना लेंगे, बट लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो, क्या हो गया? वो क्या हो गया? माइनर चाइल्ड है, वो चाहे मैरिड हो या अनमैरिड हो, अगर वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो वो मेंटेनेंस डिमांड कर सकता है। अब इससे पहले वाले सेक्शन में क्या है कि अभी जो हमने पढ़ा वो है माइनर चाइल्ड का, अब आ गया लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड हु हैज अटेन्ड मेजोरिटी, मेजोरिटी हो गया लेकिन किसी प्रॉब्लम की वजह से, आइदर इट इज फिजिकल और मेंटल अबनॉर्मेबिलिटी और इंजरी की वजह से वो अपना अटेन नहीं कर पा रहा, मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो वो भी डिमांड कर सकता है, लेकिन नॉट बीइंग ए मैरिड डॉटर, जो मैरिड डॉटर है वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। मैरिड डॉटर किससे क्लेम करेगी? मैरिड डॉटर जाहिर सी बात है कि वाइफ हो गई है, तो वाइफ किस में कवर है? 125 सबसेक्शन 1 क्लोज ए। हिज फादर और मदर, अगर पेरेंट्स भी क्या है, अगर मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या करेंगे? क्लेम कर सकते हैं, अपने बच्चों से क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस। एंड द ओनली कंडीशन इज कि वो अनेबल टू मेंटेन है, मींस जो नॉर्मल जो सिचुएशन है, जो नॉर्मल उनकी मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, एजुकेशनल एक्सपेंसेस है और केयर टेकिंग है और बहुत सारे जो एक्सपेंसेस हैं और वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो डिमांड कर सकते। और इसमें क्या करेगा? ए मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, तो ये मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास क्या कर सकता है ऐसे केसेस में जिसमें वाइफ हो, बच्चे हों, मैरिड डॉटर ना हो और फादर मदर हो जो मेंटेन ना कर पा रहे हो, तो उसमें क्या कर सकता है? मजिस्ट्रेट के सामने एक केस फाइल किया जा सकता है अंडर 125 ऑफ सीआरपीसी। किसके लिए? टू मेक मंथली अलाउंस ऑफ मेंटेनेंस, मतलब मंथली जो है आपकी अलाउंसेस, कुछ जो आपके खर्चे पानी के लिए जो भी अलाउंसेस हैं, उसके लिए क्या करेगा? मजिस्ट्रेट के सामने आप केस फाइल कर सकते हैं अंडर 125। तो व्हेन द क्वेश्चन आस्क कि क्या माता पिता भी अपने बच्चों से मेंटेनेंस डिमांड कर सकते हैं, द आंसर लाइज हियर, और वो है 125 सीआरपीसी। देयर आर अदर लॉज आल्सो, बट अंडर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सीआरपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, देन द आंसर इज सेक्शन 125। सेक्शन 125 में आप पेरेंट्स अपने बच्चों से डिमांड कर सकता है, बच्चे अपने पेरेंट्स से डिमांड कर सकते हैं, और वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से डिमांड कर सकती है। और बच्चों में लेजिटिमेसी मैटर नहीं करती है, लेजिटिमेट हो या इलेजिटिमेट हो। बच्चा लेजिटिमेट हो, इलेजिटिमेट हो, माइनर है तो बिल्कुल डिमांड कर सकता है। बच्चा लेजिटिमेट हो, इलेजिटिमेट हो, मेजर है बट ड्यू टू स्पेसिफिक कंडीशन और कोई मेंटल कंडीशन, फिजिकल कंडीशन की वजह से वो मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो डेफिनेटली अंडर सेक्शन 125 डिमांड कर सकता है। अगेन फादर हो या मदर हो, वो अपने बच्चों से डिमांड कर सकते हैं, तो वेरी स्पेसिफिक प्रोविजन अपने मंथली अलाउंसेस को डिमांड कर सकते हैं।
एक इसमें बहुत अच्छी बात और है कि आपके जो बच्चे हैं अगर माइनर हैं तो माइनर जो भी हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो, आप क्लेम कर सकते हैं। और अगर बच्चे मेजर हैं तो मेजॉरिटी के बाद में जो डॉटर है मैरिड वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अदरवाइज जो भी सिचुएशन है वो भी अगर मेजोरिटी में है और वो अपने आप को अटेन नहीं कर पा रहे ड्यू टू सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, तो एक अलग बात है। अदरवाइज मेजोरिटी का जो है कॉन्सेप्ट वो ये है कि मेजोरिटी जो चाइल्ड है, जो मेजर हो चुका है जो चाइल्ड, वो अपने आप को ठीक रख सकता है, अच्छा रख सकता है, तो दे कैन नॉट क्लेम। बट माइनर चाइल्ड वेदर मैरिड और इनमैरिड वो अपने इसमें क्लेम डिमांड कर सकते हैं, मंथली अलाउंसेस ले सकते हैं। अब इसमें जो एक कॉन्सेप्ट आता है कि अगर माइनर चाइल्ड है और उनका जो हस्बैंड है वो उनको मेंटेन नहीं कर पा रहा है तो क्या कॉन्सेप्ट होगा। तो ये क्या है, प्रोविजो में दिया गया है। प्रोविजो कहता है कि जो मजिस्ट्रेट साहब हैं वो क्या कर सकते हैं, फादर को ऑर्डर कर सकते हैं टू पे मंथली अलाउंसेस अगर वो सेटिस्फाइड होते हैं कि द हस्बैंड ऑफ सच माइनर चाइल्ड इज नॉट पजेस्ड ऑफ सफिशिएंट मीन्स कि माइनर चाइल्ड हो सकता है, जो हस्बैंड है आपके, जो माइनर डॉटर है इस सिचुएशन में, उनके जो हस्बैंड है। दो देखिए इसमें ये भी है कि एक चाइल्ड प्रोहिबिशन एक्ट है और उसमें ये सब चीज़ें क्राइम भी हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कस्टम्स का ध्यान रखते हुए भी, कस्टम्स जैसे कई बार अलाउ करते हैं कि चाइल्ड मैरिजेस हों, तो उनका ध्यान रखते हुए भी हमने मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट किया है। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडियन लेजिस्लेचर कि इसमें आपको मेंटेनेंस देखिए प्रोवाइड करी गई है। अगर आपका हस्बैंड अगर नहीं कमा पा रहा है, जैसे माइनर चाइल्ड है, दूसरे परिवार थोड़ा कमज़ोर है फाइनेंशियली और इस टाइप से सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे फादर की एक ड्यूटी बनती है अपने माइनर चाइल्ड को, वेदर शी इज़ मैरिड और नॉट। माइनर चाइल्ड कोई भी हो, मैरिड हो या ना हो, वो ड्यूटी आपकी रहेगी अनटिल दे अटेन मेजोरिटी। फिर इसके बाद में एक कॉन्सेप्ट आता है इसी सेक्शन में कि इंटरिम मेंटेनेंस का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इंटरिम मेंटेनेंस होता है कि जब तक पेंडेंसी चल रही है मान लो इन केस, तो थोड़ा बहुत खर्चे पाने के लिए, आने जाने के लिए और अपना खाने पीने के लिए और छोटे छोटे खर्चों के लिए एक मंथली मेंटेनेंस, एक इंटरिम मेंटेनेंस होती है। तो वो कॉन्सेप्ट कहाँ दिया गया है, वो भी 125 में दिया गया है। एंड दिस इज इन दिस प्रोविजन एज यू कैन सी एंड रीड कि एक इंटरिम मेंटेनेंस की बात हुई है यहाँ पे, तो आप वो देख सकते हैं। एक और जो कॉन्सेप्ट आता है इसमें कि वाइफ की जो डेफिनेशन है, अगर एक क्वेश्चन आए कि वाइफ अगर सेपरेट हो गई है, डाइवोर्स मिल गया है एंड शी इज नॉट रीमैरिड, तो वेदर शी इज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर दिस सेक्शन। तो डेफिनेटली जो वाइफ हैं उनकी डेफिनेशन इस सेक्शन में प्रॉपरली दी हुई है, प्रिसाइजली दी हुई है कि इवन इफ दे आर लिविंग सेपरेटली या फिर दे हैव डाइवोर्स्ड और रीमैरिज नहीं हुई है तो दे कैन क्लेम मेंटेनेंस। तो वाइफ का पूरा अधिकार है कि वो मेंटेनेंस को क्लेम कर सकती है। आप देख सकते हैं कि एक्सप्लेनेशन में वाइफ की जो डेफिनेशन है वो दी गई है, ए वुमन हु हैज बीन डाइवोर्स्ड बाय और हैज ऑब्टेन्ड डाइवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज नॉट रीमैरिड, कि डाइवोर्स हो गया है लेकिन क्या है कि रीमैरिज नहीं हुई है, तो भी वो क्लेम कर सकती हैं। तो वो वाइफ की डेफिनेशन में इसमें क्लेम कर सकती हैं, जैसे कि जो 125 सब सेक्शन 1 क्लोज ए में आप क्लेम कर सकते हैं। अब इसी से ये कॉन्सेप्ट आता है निकल के कि वेदर द वाइफ लिविंग इन अडल्ट्री और रीमैरिज हो गई है तो वो क्या क्लेम कर सकती हैं। तो डेफिनेटली दे कैन नॉट क्लेम, ये हमारे स्पेसिफिकली भी दिया हुआ है एंड ये मोरली भी आप देख सकते हो, सोच सकते हो कि ये जो सेक्शन है, इस टाइप के जो सेक्शन है वो लेजिस्लेट करे जाते हैं टू विद द इंटेंशन टू सपोर्ट समबडी जिसके पास मीन्स नहीं है, अपना खर्चे पाने के लिए मीन्स नहीं है, मोड्स नहीं है, तो उनको सपोर्ट करने के लिए किए जाते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए करे जाते हैं बेसिकली। तो इसी वजह से ये चीज़ है कि अगर somebody हैज़ डिसाइडेड टू रीमैरी और वो डिसाइड करने के बाद में रीमैरिज कर लेता है तो ऑब्वियसली द रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो शिफ्ट हो जाती है ऑन द अदर हस्बैंड। तो डेफिनेटली वाइफ जो अडल्ट्री में है या फिर हु इज हैविंग एनी अफेयर आउटसाइड द प्रेजेंट वेडलॉक, तो वो क्लेम नहीं कर सकती हैं। एक इसमें एग्जाम्स के चलते एक क्वेश्चन भी आ जाता है कि कई बार पूछ लेते हैं कि जो
प्रिस्क्राइब्ड पीरियड है या पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो कितना है। देखिए प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ लिमिटेशन भी डिफरेंट होता है, बट आई होप यू आर गेटिंग इन व्हाट सेंस आई एम यूजिंग इट, कि 1 साल के अंदर अंदर जिस दिन वो ड्यू हुआ, ड्यू किस दिन होगा, जिस दिन ऑर्डर में होगा, या तो पर्टिकुलरली कि आपके ऑर्डर में आ गया कि भाई इस दिन से आप देंगे या इस दिन को देंगे, तो उस दिन वो ड्यू हो गया और उसके 1 साल के अंदर अंदर में आपको क्लेम करने के लिए एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। समटाइम्स क्या होता है कि भूल जाता है आदमी, सोचता है ऑर्डर हो गया खत्म कहानी, नहीं, यू हैव टू अप्लाई फॉर द रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट। तो ये एक बात ध्यान रखेंगे, एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है। फिर इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट आता है सबसेक्शन 4, इट इज सेइंग कि नो वाइफ हैज बीन शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अलाउंस फॉर मेंटेनेंस, इंटरिम मेंटेनेंस, एक्सपेंस और प्रोसीडिंग्स from the husband under this section if she is living in adultery or without reason or without sufficient reason she refuses to live with her husband or if they are living separately। means basically क्या है कि अगर वो दोनों साथ नहीं रह रहे हैं दोनों की सहमति की वजह से, या फिर वाइफ का जो है वो अफेयर है किसी और के साथ में, या फिर कोई सफिशिएंट रीजन नहीं है, कंपनी को छोड़ के चली गई हैं हस्बैंड के, तो वो मेंटेनेंस इस सेक्शन में नहीं ले सकती हैं, वो मेंटेनेंस नहीं प्राप्त कर पाएंगी अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन। एंड इनकी जो इंटेंशन है वो एज आई सेड कि प्रोटेक्ट करना है, तो प्रोटेक्शन तभी होती है जब आदमी को नीड होती है, तो ये सेक्शन ने वो सब चीजें निकाल दी हैं जिसमें से नीड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज लिविंग सेपरेटली विद हर ओन कंसेंट, ओन विल, तो डेफिनेटली मैं नहीं चाहता उनकी कंपनी। तो बहुत सारे जो क्वेश्चन आते हैं कि वाइफ इज लिविंग इन अडल्ट्री और म्यूचुअल कंसेंट से अगर सेपरेटली रहती हैं, या फॉर एग्जांपल विदाउट एनी बेसिस कंपनी को छोड़ के चली गई हैं, तो वेदर शी इज एंटाइटल्ड टू द मेंटेनेंस और नॉट, द आंसर लाइज इन सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 125 CRPC दैट शी कैन नॉट क्लेम और शी इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट एनी मेंटेनेंस और इंटरिम मेंटेनेंस। तो इसी में ही अगर मान लो मेंटेनेंस वगैरह हो भी गई है ऑर्डर, एंड देन बाद में मजिस्ट्रेट साहब के सामने आता है कि ऐसे एविडेंसेस आते हैं कि ये सेक्शन सबसेक्शन 4 में डील कर रहा है या फॉल कर रहा है, तो वो कैंसिल भी कर सकते हैं, एंड दैट इज स्पेसिफिकली गिवन इन सेक्शन 5। तो ये एक बार देख लेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि ये कैसे कंडक्ट होंगे, ये भी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है। प्रोसीडिंग तो ठीक है कि 125 में यू कैन क्लेम द मेंटेनेंस, बट प्रोसीजर क्या है, कहाँ हम उसको फाइल करेंगे, कौन से मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में फाइल करेंगे, दैट इज गिवन अंडर 126। तो 126 में कहता है कि आप किसी भी पर्सन के खिलाफ फाइल कर सकते हैं इन एनी डिस्ट्रिक्ट। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, जहां पे वो रहता है, जिसके खिलाफ करना है वो जहां पे रहता है, तो उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप, जो मजिस्ट्रेट कोर्ट होती है उस डिस्ट्रिक्ट में आप मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। या फिर वाइफ और हस्बैंड दोनों साथ रहते हैं जहां पे, वहां पे भी आप फाइल कर सकते हैं। वाइफ और हस्बैंड का कॉन्सेप्ट कहाँ आता है, मान लो इन केस पेरेंट्स ने अगर करना है, तो कई बार पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों से सेपरेट रहते हैं, तो पेरेंट्स को अगर करना है तो पेरेंट्स उस जगह पे कर सकते हैं जहाँ पे वाइफ के साथ में वो रहता है, या वो खुद रहता है या वाइफ के साथ में रहता है। बच्चे को कॉन्सेप्ट भी आता है, समटाइम्स बच्चे जो दूर रहते हैं तो दे कैन क्लेम द मेंटेनेंस, और वो उस चीज में क्या होता है कि आप वहां फाइल कर सकते हैं जहां पे वो और उनकी धर्मपत्नी जहां पे रहती है, या फिर जहां पे लास्ट टाइम वो रहे थे। मान लो इन केस आपको नहीं पता है, या फॉर एग्जांपल शिफ्ट हो गए हैं, करंट एड्रेस नहीं पता है, तो जहां पे लास्ट टाइम पे रिसाइड किया था वहां पे भी कर सकते हैं। समटाइम्स टेम्परेरीली भी शिफ्ट करता है आदमी, तो जहां पे लास्ट टाइम जहां पे रहा था वहां पे भी आप उस डिस्ट्रिक्ट में भी कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। एज फार एज द एग्जाम इज कंसर्न, सब सेक्शन 2 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो उसमें क्या है कि ये कह रहा है कि एविडेंसेस जो है वो उसकी प्रेजेंस में होना चाहिए, एब्सेंस में नहीं होना चाहिए बेसिकली। एंड जो समन केस है उसकी तरह से उसकी ट्रायल के अकॉर्डिंग में ही रिकॉर्ड होना चाहिए, ये चीज लिखा हुआ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। चैप्टर 20 यू कैन रेफर, उसमें दिया गया है कि ट्रायल ऑफ समन केसेस। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है 127 जिसमें ऑल्ट्रेशन इन अलाउंस, मीन्स अलाउंस ग्रांट हो गई है फिर उसको चेंज करना है, तो उसमें दिया गया है कि कैसे कैसे चेंज हो सकते हैं, कुछ क्राइटेरियाज हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं। जो ज़्यादातर क्वेश्चन करे जाते हैं कि भाई ऑल्टर हो भी सकता है नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली इट इज़ गिवन अंडर 127, डेफिनेटली हो सकता है।
और इसमें कुछ क्राइटेरियाज भी गिवन है। फॉर एग्जांपल आपका कमाने लग गया, मान लो उस टाइम पे जिस टाइम पे अलाउ किया था उस टाइम पे नॉन अर्निंग था एंड बाद में अर्निंग होने लग गया, या बाद में मैरिज कर लिए। तो इस टाइप की जो घटनाएं हैं वो इसमें दी गई हैं, और भी आप देख सकते हो, इसमें पढ़ सकते हो। तो इस टाइप से आप अगर चेंज करवाना चाहते हो, सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गई आपकी, अगर घट गई, मान लो इनकम घट गई है, तो वो सब चीज़ें क्या है कि आपको चेंज कराने के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करनी है बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स, एंड वो किस में जाएगी, सेक्शन 127 में आप फाइल कर सकते हो। तो एक बार होने के बाद में इट इज़ ए काइंड ऑफ सिचुएशनल थिंग, बिकॉज चीज़ें चेंज होती रहती है। इट डिपेंड्स ऑन योर इनकम ऑल्सो, इट डिपेंड्स ऑन हाउ मच दे आर अर्निंग ऑल्सो, फाइनेंशियल स्टेटस, एंड बहुत सारी आपकी जो नीड्स हैं उस पर सब कुछ देखते हुए, आपके जो पीयर्स हैं ये सब चीज़ें भी देखते हुए, एक तरह से सोशल स्टेटस देखते हुए ही काम होता है। तो समटाइम्स आदमी अच्छा कर रहा होता है, मान लो कल को सैलरी घट जाती है, तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई फॉर ऑल्टरेशन इन अलाउंस, या वो दूसरा जो पर्सन है वो कमाने लग जाता है, बेहतर करने लग जाता है ज़िंदगी में, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। डेफिनेटली यू कैन गो फॉर एन एप्लीकेशन टू ऑल्टर द अलाउंस अंडर सेक्शन 127 ऑफ CRPC। तो इसमें और भी क्राइटेरियाज गिवन है, तो आप वो देख सकते हैं। तो प्री के हिसाब से तो ये 2-3 क्वेश्चन ही यहाँ से आते हैं, लेकिन मेंस एंड प्रैक्टिकल सिनेरियो को अगर हम कंसिडर करें तो द होल चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज 125 केसेस बहुत ही कॉमन है, एंड ये प्रोसीजर जो है इसमें दिया गया ये आना ही आना चाहिए, हर चीज़ इसमें पढ़ी होनी ही चाहिए, एंड यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग जो है वो जो कोर्ट कंसिडर करते हैं कि कौन से में एप्लीकेशन करते हैं, कैसे इन्फोर्समेंट होती है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना ही होना चाहिए। तो यू मस्ट रीड दिस चैप्टर मेटिकुलसली, प्लस में आप जो प्री के हिसाब से 1-2 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए हैं उसके हिसाब से देख सकते हैं, बट मेंस एंड प्रैक्टिकल पर्पजेज से यू मस्ट डू स्टडी दिस चैप्टर मेटिकुलसली। एंड इसी के साथ में ये चैप्टर खत्म होता है। सी यू, टेक केयर।